क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में ना 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है और इसकी कमियों को लिखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मस्त तरीके से हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ने वाले, क्या होता है ये और इसकी कमियां क्या है। ठीक है, बहुत आसान भाषा पे, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आसानी से आप एक एक चीज समझ जाओगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना। और आपसे कह रहे हैं 5 नंबर पे पूछा जाता है, तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इसको तैयार कर लेना। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग समझा दिया था। अगर आप उस वाला वीडियो को देखना चाहो तो इसको भी जाके देख लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे वो भी आता है। ठीक है, अगर वो वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहीं पे वीडियो मिल जाएगा, पढ़ लेना जाके वो वाला वीडियो देख के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या और इसकी कमियां क्या है। ठीक है, देखो सिंपल तरीके से एकदम समझेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, ये चीज जान लो। देखो अगर बात करें, जो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 12वां चैप्टर स्टार्ट किए थे ना, परमाणु वाला, उसी पे आपका क्या है, परमाणु वाला पार्ट ही है। तो परमाणु के बारे में ही इसमें पढ़ना था, जिसमें इसके पहले हमने रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है वो समझा दिया था। अब बात करें रदरफोर्ड का ये जो परमाणु मॉडल, इसमें क्या बताया गया। रदरफोर्ड नामक देखो एक साइंटिस्ट है, एकदम आसान भाषा समझाएंगे, ध्यान समझना। रदरफोर्ड नामक एक क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। ठीक है, परमाणु के संरचना के बारे में बताया, क्या बताया है वो चीज समझ लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो देख सकते हो हेडिंग यहाँ पे लगी हुई है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व इसकी कमियां। ठीक है, देखो क्या होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यहां से लिखा है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक में संकेंद्रित रहता है, तथा नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन स्थिर ना होकर नाभिक के चारों ओर स्थित विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। ये बताया था किसने, रदरफोर्ड ने। यही इनका परमाणु का मॉडल है, मतलब परमाणु के बारे में जो बता दिया उसी का नाम पड़ेगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखो क्या बताया इन्होंने बताया कि जो परमाणु है ना, परमाणु की संरचना के बारे में बताया। ये हमारा क्या है भैया, ये हमारे पास है परमाणु। ठीक है, रदरफोर्ड ने बताया जो परमाणु है ना, परमाणु का मतलब एटम। रदरफोर्ड ने बताया जो परमाणु होता है ना, परमाणु में जो संपूर्ण धनावेश होता है वो उसके केंद्र पे स्थित होता है। यहाँ पे इसका संपूर्ण धनावेश जो होता है स्थित होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है नाभिक। क्या बोला जाता है, नाभिक। ये रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पे स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और इसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये होती है परमाणु की त्रिज्या। किसकी, नाभिक की त्रिज्या होती है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने बताया परमाणु जो होता है ना भैया, परमाणु के केंद्र में संपूर्ण उसका धनावेश होता है और पूरा द्रव्यमान भी वहीं पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे बोला क्या गया, उस केंद्र में जहां पे धनावेश होता है उस स्थान को क्या बोला गया, नाभिक बोला गया, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। आगे उन्होंने कहा, देखो त्रिज्या वाले नाभिक में संकेंद्रित रहता है। कहा तथा नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन। अब नाभिक के चारों ओर क्या स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि परमाणु में जितना प्लस होता है ना, उतना ही माइनस भी होता है। माइनस कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अर्थात जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बताया इसके नाभिक के चारों ओर क्या स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और कहा नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते। ये ना सोचो कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है एक जगह ठहरे हुए, ये ठहरे हुए नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, ये बताया रदरफोर्ड ने। ठीक है, कहा नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन है ना, वो रुके हुए नहीं है, ये ना सोचो कि स्थिर रखे हैं, वो जो होते हैं विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे नाभिक के चारों ना भैया बहुत सारी कक्षाएं होती है, इस टाइप से। यहाँ पे नाभिक के चारों ओर बहुत सारी विभिन्न कक्षाएं होती हैं, इस टाइप से। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या होती है, कई सारी कक्षाएं होती है, और इन्हीं कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इन्हीं कक्षाओं में क्या स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक है, इन्हीं कक्षाओं में क्या स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक जगह ठहरे नहीं होते, इस टाइप से घूमते रहते, चक्कर लगाते रहते। किसने बताया, आपके रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने बता दिया कि परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते वो ये ना सोचो एक जगह ठहरे हुए होते, वो क्या करते, पूरे परमाणु वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते। ये बताया किसने,
रदरफोर्ड ने। और कहा परमाणु के केंद्र में जितना धनावेश होता है ना उतना ही ऋणावेश होता है। ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास माइनस आवेश होता है, तो जितना परमाणु के केंद्र में नाभिक में आवेश होगा प्लस वाला, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ये बात बताई किसने? रदरफोर्ड ने। यही परमाणु मॉडल है। देख लो सिंपल से कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश उसके परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक में संकेंद्रित रहता है, मतलब यहीं पे नाभिक में स्थित रहता है। ठीक है, तथा नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, वो क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर स्थित विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। मतलब इन इलेक्ट्रॉनों में जितना भी ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉनों के पास जितना भी माइनस चार्ज है ना, वो नाभिक में उपस्थित प्लस चार्ज के बराबर होता है। ये बात बताई रदरफोर्ड ने, इसे ही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोल दिया गया। अब इन्होंने अपना परमाणु मॉडल तो दे दिया, लेकिन इसमें दो कमियां आई। इसमें क्या आई? दो कमियां। कौन कौन सी कमियां हैं? पहली कमी है कि परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। ठीक है, पहली कमी यह है कि जो इन्होंने बता दिया ना कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इससे परमाणु के स्थायित्व में, परमाणु का जो संरचना है ना उसमें ही कमी, उसमें ही दिक्कत आने लगी। अभी उसको बताएंगे क्या चीज है। दूसरी कमी आई रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। रेखीय स्पेक्ट्रम वो होता है जब अगर परमाणु को ना कहीं से बाहर से अगर ऊर्जा मिल जाती है, ध्यान समझना, परमाणु को अगर कहीं से बाहर से ऊर्जा दे दे तो क्या होता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। क्या कहा? अगर परमाणु में बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और वो बहुत कम समय के लिए जाते हैं। मतलब जैसे उच्च ऊर्जा स्तर में गए तुरंत ही फिर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं ना, तो उसमें कई सारी रेखाएं देखने को मिलती हैं। तो परमाणु में जो विभिन्न रेखाएं देखने को मिलती है ना, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो यही है रेखीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में भी रदरफोर्ड के मॉडल में कमी आई। ठीक है, कौन कौन सी कमी है, इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहली नंबर देखो, यहाँ पे थ्योरी आपको सो होगी, इसको पढ़ते जाना, आसानी समझ जाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट है परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। कैसे स्थायित्व खतरे में आया, पढ़ो। यहाँ पे लिखा है त्वरित आवेशित कण। त्वरित आवेशित कौन? ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें कैसा चार्ज है, माइनस ना, तो त्वरित आवेशित कण है एक प्रकार के। ठीक है, त्वरित का मतलब जो तुरंत आवेशित हो जाते हैं। लिखा है त्वरित आवेशित कण जो होते हैं वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पढ़ो कि त्वरित आवेशित कण ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जैसे त्वरित आवेशित कण है, ये क्या करेगा, ये वैद्युत चुंबकीय, अगर ये कहा गया ना रदरफोर्ड ने कि परमाणु में जो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना तो ये क्या करेंगे, ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे तो इनकी ऊर्जा में कमी आएगी। मान लो बार बार तुम ऊर्जा निकाल लो अपनी, तो तुम्हारी ऊर्जा कम नहीं हो जाएगी, है ना। तो वही चीज कहा गया, त्वरित आवेशित कण ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है, अर्थात नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से लगातार वैद्युत चुंबकीय तरंगे निकलेंगी। लगातार क्या निकलेंगी, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, और वैद्युत चुंबकीय तरंगे निकलेंगी तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कमी आएगी। तो लिखा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का लगातार कम होने के कारण उसकी त्रिज्या में लगातार कमी आने लगेगी। क्या कहा गया, परमाणु के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, जो त्वरित आवेशित कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, जब ये घूमेंगे तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकालेंगे, और जब उनकी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बार बार ऊर्जा निकलती रहेगी तो उनकी ऊर्जा में आएगी कमी। अब जब ऊर्जा में कमी आएगी तो त्रिज्या में उसकी कमी आएगी। तो जब त्रिज्या में कमी आएगी तो कहा गया उसकी त्रिज्या में लगातार कमी आने लगेगी, और अंत में वे इलेक्ट्रॉन जो होंगे नाभिक में गिर जाएंगे। क्या कहा, जब मतलब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कमी आएगी जिससे उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, और जब ये त्रिज्या भी कम हो जाएगी तो जानते हो क्या होगा, त्रिज्या के कम होने से वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे तो इस तरह से परमाणु का स्थायित्व ही खतरे में आ जाएगा, परमाणु की संरचना ही खतरे में आ जाएगी। अब बताओ, तो ये बहुत बड़ी कमी इन्होंने किया, है ना। इन्होंने जो रदरफोर्ड ने बताया कि भैया परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो यहां से ये बात पता चली अगर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्वरित आवेशित कण है, जब ये घूमेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकालेंगे, और जब ऊर्जा निकालेंगे तो उनकी ऊर्जा में लगातार कमी आएगी, और ऊर्जा में कमी आने से क्या हुआ, उसकी त्रिज्या भी घटेगी, और जब त्रिज्या घटेगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक में गिर जाएंगे, जिससे परमाणु के स्थायित्व में कमी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, परमाणु के स्थायित्व में ही कमी आ जाएगी, मतलब परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा।
तो ये इसकी पहली कमी है। ये जो यहाँ पे थ्योरी शो हो रही थी इसको नोट कर लेना, ठीक है। पहली कमी है, एकदम आसान भाषा पे यहाँ पे लिखी हुई है, आसान भाषा पे आपको समझा भी दिया, ठीक है। रटना तो नहीं पड़ा, एकदम आसान है ना। अब देखते हैं दूसरी कमी। दूसरी कमी है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। अब रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में कैसे कमी हुई वो भी पढ़ो। लिखा है रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या लगातार कम होने से उसकी आवृत्तियां भी लगातार बदलती रहेंगी। देखो हमने क्या कहा था कि जैसे इलेक्ट्रॉनों से वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकलेगी तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी इलेक्ट्रॉनों की, जिसके कारण उसकी त्रिज्या में भी कमी आएगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या लगातार कम होने से उसकी आवृत्तियां भी बदलती रहेंगी, ठीक है। आवृत्ति यहाँ पे कहां से आ गई? अब जब हमने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो विभिन्न रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो उन्हीं रेखाओं की आवृत्तियां होती है, ठीक है। तो उसकी आवृत्तियां भी लगातार बदलती रहेंगी। परंतु परमाणुओं के स्पेक्ट्रम में बहुत सी बारीक रेखाएं होती है ना, बहुत सी बारीक रेखाएं होती हैं और प्रत्येक रेखा की एक निश्चित आवृत्ति होती है। अतः रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। क्या कहा गया? जब परमाणुओं का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ ना, स्पेक्ट्रम क्या, जो विभिन्न रेखाएं प्राप्त हुई थी, सभी रेखाओं की एक निश्चित आवृत्ति होती। क्या कहा? ध्यान से समझो। जो हमने कहा परमाणु में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और तुरंत ही निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो उसमें कई सारी रेखाएं प्राप्त होती है। इन सभी रेखाओं की एक निश्चित आवृत्ति होती है कि हाँ इनकी इतनी आवृत्ति होगी। लेकिन जब रदरफोर्ड ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण भैया ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकलेगी, जिससे ऊर्जा कम होने से उसकी त्रिज्या कम होगी। और यहाँ पे बताया गया कि जब त्रिज्या कम होगी, देखो पढ़ो, रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या कम होने से उसकी आवृत्तियां भी लगातार बदल रही है। अब जब आवृत्तियां बदल रही है और रेखीय स्पेक्ट्रम में एक निश्चित आवृत्ति होती है रेखाओं की, तो जब आवृत्तियां बदलेंगी तो इस तरह से तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या ही नहीं हो पाएगी। तो ये दूसरी कमी है कि रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या लगातार कम होने से उसकी आवृत्तियां भी लगातार बदलती रहेंगी। परंतु परमाणु की स्पेक्ट्रम में बहुत सी बारीक रेखाएं होती हैं और इनमें प्रत्येक रेखा की एक निश्चित आवृत्ति होती है। अतः रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, ठीक है। तो दो कमियां थी, परमाणु का स्थायित्व भी खतरे में आ रहा था इनके हिसाब से, और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में भी दिक्कत हुई। तो अब ये जो दिक्कतें आई, अब इसको दूर कौन करेगा? इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है। बोहर नामक एक साइंटिस्ट इसके बाद आते हैं, वो इनकी कमियों को दूर कर देते हैं, ठीक है। ये जो दो कमियां है ना इनकी, इन दोनों कमियों को बोहर नामक साइंटिस्ट अभी दूर कर देंगे। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और कमियों में बस इतना लिख देना है जो यहाँ पे बातें हैं। चित्र चाहो तो छोटा सा बना देना, अच्छा लगने लगेगा। फिर कमियां पहले नंबर लिखो, जो थ्योरी से हो रही थी उसको लिख देना, दूसरी कमी में जो सो रही थी उसको लिख देना, ठीक है। दोनों कमियां लिख देना और कमियों का पूरा संक्षेप लिखना, जो चीज अभी थ्योरी आपको दिखाया, ठीक है। तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। बोहर का परमाणु मॉडल भी पूछा जाता है, उसको अगले वीडियो पे हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और कमियां एकदम आसानी से समझ में होंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट के, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां पे केमिस्ट्री के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे फिजिक्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे। मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट करके सबको जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करा करो यार, कमेंट करते तो थोड़ा मोटिवेशन आता है कि चलो हमने इतनी देर मेहनत किया, आपको समझ में तो आ गया, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।